अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। और ये मैं वीलॉग जो कर रहा हूँ, जो वीडियो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल से नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल वेब स्पेस के प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, जिसका मैंने पहले भी इंडिया दिया था और इंडिकेशन दी थी। अब से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की इंग्लिश कंटेंट के हवाले से, इंग्लिश टेलीविज़न के हवाले से यहीं पर, और मैं उसको स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं ग्लोबल वेब स्पेस के इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाहता हूँ लॉन्ग शेल्फ सब्सटेंटिव कंटेंट के लिए, जिसकी नेचर टॉपिकल नहीं है। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के ऊपर जब बात करता हूँ तो 8-8, 10-10 घंटे के बाद टॉपिक बदल रहे होते हैं। सो जो नेचर होती है डिस्कशन की या डायलॉग की, वो टोटली एक टॉपिकल होती है और डेली इश्यूज़ को कैटर करती है। और यहाँ पर मेरे दो गोल्स हैं, दो मकसद हैं। एक ये कि ऐसा कंटेंट डेवलप किया जाए जो ज़्यादा सब्सटेंटिव हो, ज़्यादा इन डेप्थ हो, ज़्यादा वेल रिसर्च हो। और सेकेंडली एक बहुत बड़ा गोल ये है कि ग्लोबल वेब स्पेस को, जिसका मेन गोल था बनाने का, इसमें उर्दू कंटेंट था ही नहीं शुरू में, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, कि इस चैनल को डेवलप किया जाए इंग्लिश इंटरेक्शन के लिए। और इंग्लिश इंटरेक्शन के लिए डेवलप किया जाए थिंक टैंक्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, अक्रॉस यूके, अक्रॉस यूरोप, और फिर मिडल ईस्ट में, इसी तरह से इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे जो है मुझे ज्वाइन करें। ये रिक्वेस्ट मैं अपने चैनल के ऊपर नहीं करता, वहाँ की डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, ख़ास करके वो लोग जो मुझसे एग्री करते हैं कि ज़्यादा सब्सटेंटिव, इन डेप्थ, वेल रिसर्च कंटेंट जो है वो भी होना चाहिए, और इंग्लिश के अंदर एक इंटरेक्शन होना चाहिए। और इंग्लिश के इंटरेक्शन जो है वो बहुत, जो मेरा आप समझें कि 99% जब मैं इसको डेवलप कर पाऊँगा तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके साथ बात करने के लिए आपको अंग्रेज़ी ही की ज़रूरत पड़ती है। मेरा एक बहुत बड़ा जो कंक्लूजन है ऑन द फेलियर ऑफ द इंग्लिश कंटेंट इन पाकिस्तान, वो ये है कि चूँकि हम उर्दू में बहुत कंफर्टेबल है, उर्दू ज़ुबान की बड़ी चस है, बड़ी ठड़क है, बड़ा चस्का है, तो जब दो पाकिस्तानी आपस में अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो सुनने वाले के जहन में होता है कि यार ये तो उर्दू में भी बात कर सकते थे, ये इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश की हमें ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ हमें अमेरिकन के साथ बात करनी है, कैनेडियंस के साथ बात करनी है, बरतानवी लोगों के साथ बात करनी है, यूरोप में बात करनी है, हमें मशरक़ वस्ती में लोगों के साथ, अरब लोगों से बात करनी है, चाइनीज़ से करनी है। और चूँकि हिंदुस्तानी जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल्स की, खास करके जो साउथ में है इंडिया के, जो हिंदी बेल्ट से बाहर हैं, जो अंग्रेज़ी में कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हिंदी के मुकाबले में, तो उनके साथ भी बात करने के लिए इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल है। और वहीं पर आपको असल ये रियल फ़ायदा जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन का होगा। मैं और एक और पाकिस्तानी अगर इंग्लिश में बात करते हैं, लोगों को लगता है ये मसनूई बातचीत है, ये जाली बातचीत है। तो मैं इस हवाले से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किस्म के कंटेंट को जिसे मैं डेवलप करना चाहता हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे आप ज्वाइन करें। आज मैं एक बड़ी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, मुख्तसर बातें करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर है, इट इज़ मोर देन अ बॉम्ब, इट इज़ मोर देन अ वेपन। और इसकी एक बड़ी ख़ास किस्म की पॉलिटिकल साइकी है, इसकी एक सियासी पॉलिटिकल अहमियत भी है। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि चंद दिन पहले आपने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब एक टेलीविज़न इंटरव्यू दिया समी इब्राहिम को, बोल टेलीविज़न में, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त एक बैरूनी एजेंडा ये भी है कि पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात ऐसे कर दिए जाएँ जिससे अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पोस्चर को नुकसान पहुँचाया जाए। और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान के, मैं आपको कहता हूँ कि 3 टुकड़े भी हो सकते हैं। उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन हुआ, बड़े रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है, उसके ऊपर एक बड़ा मनफी किस्म का रद्द-ए-अमल हुआ। कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और सियासी जमातों की तरफ से तो हुआ ही रद्द-ए-अमल, अखबारात की तरफ से भी हुआ, मीडिया की तरफ से भी हुआ। और मुझे ख्याल है कि बहुत हद तक उनकी बात जो है उसे मिसअंडरस्टैंड किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको समझा गया। वो कहना ये चाह ही नहीं रहे थे और मकसद भी उनका नहीं था। अगर आप उनको सिंपल जाके उनका वो क्लिप देखें, और मैं यहाँ पर भी शायद आपको वो क्लिप, मैं फुटेज दिखाता हूँ, क्लिप भी मैं दिखा सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि उनका मकसद ये कहने का नहीं था। उसके बाद पिछले 2 दिन पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान के, जो कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, जनाब जनरल नदीम रज़ा जो हैं, उन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, जो बड़ी सब्सटेंटिव प्रेजेंटेशन थी, जिसकी जो स्टोरी है, जो न्यूज़ स्टोरी है डॉन अखबार की, वो मेरे हाथ में, जिसका हेडलाइन ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रज़ा सेज अननेसेसरी व्यूज़ ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अननेसेसरी जो डिस्कशन इस पर जो है उसको अवॉइड होना चाहिए, और उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने उसमें दी। और सबसे ज़्यादा जो अननेसेसरी मैं समझता हूँ कमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होता है, वो होता है जब पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान, मीडिया कमेंटेटर्स जो हैं,
वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब उनको एक पैनिक की इनसिक्योरिटी होती है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से या किसी भी इशू के हवाले से, और देखेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं जिन्हें शायद बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉस्चर की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी साइंटिफिक बेसिस जो है वो क्या है, और दुनिया में किस किस्म का लिटरेचर जो है वो न्यूक्लियर पॉस्चर के हवाले से एग्जिस्ट करता है, और कितने ज़्यादा लोग लिख चुके हैं, हज़ारों तो सैकड़ों तो आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस और किताबें जो हैं वो तो सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से लिखी जा चुकी हैं। तो ऐसे लोग कहीं पर भी खड़े होकर किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी जलसे में ये कह देते हैं, दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जौहरी ताकत है, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारे पास इतने बम है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अमूमन तौर पर ये बात जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे की जाती है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो गैर ज़िम्मेदाराना और इर्रिस्पॉन्सिबल स्पीच है वो ये स्पीच है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हों, ये हिंदुस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हों, खुदा न खास्ता ये चलाने के लिए नहीं है। ये एक आम आदमी के जहन की एक मिसपरसेप्शन है कि ये जो वेपन, ये एक तो ये कि न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का पॉस्चर है ये एक महज एक पिस्टल है या एक वेपन सिस्टम है और ये किसी वक्त चलाया जा सकता है और हम भी चला देंगे, वो भी चला देंगे, वो अगर हम पे करेंगे तो हम उड़ा देंगे, हम ये शहर उड़ा देंगे, ये कर देंगे, और जिसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड MAD जो है जिसका मुखफ़फ़ है उसको कहा जाता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पॉस्चर जो है वो उतनी देर तक एक डिटरेंस है जिसकी एक साइकोलॉजिकल वैल्यू है। ये चलाने वाली चीज़ नहीं है। इसकी ये एक डॉक्ट्राइन का हिस्सा है जिसमें आपने एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस जो है वो अचीव करना है। हिंदुस्तान की भी यही सूरत हाल है और पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। तमाम हिंदुस्तान के केस में एक बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉस्चर से। इंडिया का न्यूक्लियर पॉस्चर, उनका डॉक्ट्राइन पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है, पाकिस्तान के ऊपर उसका एक प्रेशर है, पाकिस्तान पे उसका एक खौफ है और पाकिस्तान, लेकिन उनका न्यूक्लियर जो पॉस्चर है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पॉस्चर है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हिंदुस्तान ने 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जब पहला जोहरी तजर्बा किया और हिंदुस्तान एक ओवर्ट न्यूक्लियर पावर बन के दुनिया के सामने आया, तो यूँ उसको 1998 में 11 मई 1998 को जो मज़ीद जोहरी उन्होंने धमाके किए जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, बड़ी नेशनलिस्टिक हाइपर नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपने को ज़रूरत नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर धमाके करने की। जब उन्होंने वो धमाके किए तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ज़रूर दी, पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तान को उकसाया और जिस तरह से एक पॉलिटिकल बिलियरी रिएक्शन है वो ज़रूर उन्होंने किया, लेकिन उनका जो डॉक्ट्राइन है वो वर्ल्ड स्पेसिफिक है। उनकी पोजीशन जो है अपने डॉक्ट्राइन में वो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो बाकी तमाम जो न्यूक्लियर क्लब के कंट्रीज़ हैं या जो मगरब की दुनिया है उसके बराबर है। हिंदुस्तान किसी भी तरह अमेरिका से, बरतानिया से, फ्रांस से या चीन से या रशिया से कोई नीचे की कमतर ताकत नहीं है। अगर इन मगरबी ताकतों को या रशिया या चाइना को ये हक है, ये अधिकार है, अगर आप हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोरो करें कि हम जो है न्यूक्लियर पावर हो सकते हैं, तो फिर ये राइट जो है ये हिंदुस्तान का भी है। उनका जो डॉक्ट्राइन है वो वर्ल्ड स्पेसिफिक है और वो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश करता है, अंडरपिन करता है कि हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत है। और वो बार बार अब ये कहते भी हैं, अगर आप उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त उनकी स्टेटमेंट्स देखें, जो 2+2 डायलॉग में जब उनके साथ बात होती है, ये यूरोप के अंदर किसी थिंक टैंक में उनसे कोई सवाल पूछा जाता है या अमेरिका में पूछा जाता है, तो वो एक टोटली डिफरेंट टोन एंड टेनर और मैनर ऑफ स्पीच से बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं। और जब उनसे यूक्रेन के हवाले में भी क्वेश्चन पूछा गया कि आप तेल खरीद रहे हैं, एनर्जी खरीद रहे हैं रशिया से, तो उन्होंने उसका जवाब खाली ये नहीं दिया कि हमारी क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम यूरोप के मुकाबले में बहुत कम तेल जो है वो यूक्रेन से, रशिया से खरीद रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को अपना जो राइट है कि वो किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता है, किसी से भी अपनी एनर्जी ईंधन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है, इसके ऊपर हिंदुस्तान किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो बड़ी स्प्लेंडेड किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। बॉटम लाइन, कमिंग बैक टू माई आर्गुमेंट, इंडिया और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पॉस्चर्स हैं इनमें बहुत फ़र्क है, इसकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में फ़र्क है, और ये गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से दुनिया के हालात में तब्दीली आएगी, ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ख़ास करके जब अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस जो है वो पाकिस्तान को मजबूर करता है, जिसकी मैं समझता हूँ कि दाग बेल डाल दी गई है। जिस किस्म की पॉलिटिकल चेंज पाकिस्तान में हुई है, जिसको लाया गया है और जो लाने की पहले से भी कोशिश हो रही थी लेकिन अब वो लाई गई है, जिसमें पाकिस्तान को सियासी तौर पर मजबूर किया जा रहा है कि आप चीन के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलें, हिंदुस्तान के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस
और सफ़ियर में चले जाएं। और बात है कि ऑन द फेस ऑफ इट अपेरेंटली कोई पाकिस्तान में इसको मानने को तैयार नहीं है और वो कहेंगे कि कभी हो नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, हमारा तो एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको मैं खुद भी कहता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि चीज़ों को शेप किया जाता है और अमेरिका और मगरबी मालिक जो हैं उनके अंदर बड़ी ताकत है कि वो एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, एक स्लिपरी पाथवे जो है वो क्रिएट करते हैं किसी भी मुल्क को किसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए। जैसा कि मेरा आर्गूमेंट इस्तदलाल ये है कि पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में वो इस वक्त मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको समझना, उसका एनालिसिस करना, उसको लॉजिकली समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ये नारे मारने वाली पोजीशन नहीं है, इसको हमें ठीक तरह से जो है वो समझने की ज़रूरत है। ये आइडिया कि पाकिस्तान को कुछ दे दिला के मजबूर करके उसके न्यूक्लियर पोस्टर से हटाया जा सकता है, ये आइडिया बड़ा पुराना है। जब 1998 मई 1998 में नवाज शरीफ साहब ने फाइनल डिसीजन किया टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज एन वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर आफ्टर जब हिंदुस्तान ने 11-12 मई को ये अपना इक़दाम उठाया और पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को ये फ़ैसला किया। तो उस वक्त भी मगरब की तरफ से इस तरह की ऑफ़र्स हुई कि हमसे कुछ $1 बिलियन ले लें, हम आपकी ये मदद कर देते हैं, इकनॉमिक असिस्टेंस कर देते हैं। जिस किस्म की ऑफ़र्स काज़ाकिस्तान को, बेलारूस और यूक्रेन को दी गई थी, उसी किस्म की ऑफ़र्स जो हैं उस वक्त पाकिस्तान को दी गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर इतना था कि नवाज शरीफ साहब बड़े कंफ्यूज भी थे। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी पार्टी यही बताती है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत बहादुरी, जुर्रत और दलेरी का जो है मुजाहरा किया, लेकिन जो क्लोज़ उनके एसोसिएट्स हैं उनसे ये पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब वेवर कर रहे थे और खासे कंफ्यूज थे और खासे घबरा रहे थे कि अमेरिका जो है वो नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव। लेकिन आज उनकी पार्टी हमें ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही दलेरी और बहादुरी का काम किया। प्रेशर उन्होंने ज़रूर रेजिस्ट किया, लेकिन दो किस्म के प्रेशर थे। एक वो प्रेशर जो अमेरिका और मगरब की तरफ से उन पर आ रहा था, दूसरा वो प्रेशर था जो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में उनकी अपनी पार्टी की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो बिल्डअप हो रहा था, चूँकि ये पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव था। बट हैविंग सेड दिस, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये हिस्टोरिकली ये ऑन रिकॉर्ड इसको लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लाते तो हम तारीख़ को मसख करते हैं, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका जो पॉलिटिकल पोस्चर है, उसका तमाम तर सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर लीडर और उसके चेयरमैन जो थे, फाउंडर थे, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है, जिन्होंने 1958 से ही, जब पाकिस्तान एटम फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा बना, उस वक्त अमेरिका ने तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और कुछ और ममालिक को इनकरेज किया कि न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करें, डेवलप करें, और अमेरिका उसके लिए कॉपरेशन ऑफर कर रहा था इटसेल्फ डायरेक्टली एंड थ्रू कनाडा कि आप एटम फॉर पीस प्रोग्राम को डेवलप करें और तवानाई जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करें। आज अमेरिका की पोजीशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। उस वक्त अमेरिका किसी और कंट्री के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एटम फॉर पीस प्रोग्राम जो उसने खुद डेवलप किया, उसको के लिए ख़तरा हरगिज़ नहीं समझता था। लेकिन जब पाकिस्तान एटम फॉर पीस प्रोग्राम डेवलप कर रहा था फ्रॉम मिड 1955-56 से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक यंग मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने जनरल अयूब की जो प्रेसिडेंट अयूब की जो कैबिनेट है उसको ज्वाइन किया। उनका निकनेम ही था द यंग हैंडसम मिनिस्टर। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर, जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर उसका इंटरेस्ट भी लिया और उसी वक्त से ये कोशिश करनी शुरू कर दी कि अमेरिका की ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक वेपन ओरिएंटेड डायरेक्शन जो है और स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये प्रोग्राम उस वक्त बड़ा इग्नोर्ड प्रोग्राम था। पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत इसको कोई अहम प्रोग्राम के तौर पर नहीं देख रही थी। ये एक अंडर फंडेड प्रोग्राम था, ना तो इसके पास पैसे थे, ना स्ट्रक्चर था, ना बिल्डिंग्स थी, और ना ही इसके पास रिक्विजिट ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल था। ब्रिगेडियर नईम सालिक, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बहुत लिखा है, उनकी जो खास करके उनकी जो किताब है जेनेसिस ऑफ साउथ एशियाज़ न्यूक्लियर डिटरेंस जो है, जो उस पूरे प्रोग्राम की एवोल्यूशन पे उन्होंने लिखा है, उन्होंने बड़ा क्लियरली एंड कैटेगोरिकली इसी किताब में, जिसका मैं नाम लिया, वो लिखा है कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई पॉलिटिकल फादर है, उसका कोई फाउंडर है, तो वो उसका सेहरा और उसका क्रेडिट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। तो जब और पाकिस्तान जो है वो 1985-86 में एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन चुका था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी दे दी गई, लेकिन प्रोग्राम सीक्रेट था, प्रोग्राम जारी रहा
और जब जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान की मिलिट्री को मौका मिला अमेरिका को सर्व करने का, अमेरिका के वो कॉज को सर्व कर रहे थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ के अफगानिस्तान में, तो उनको साथ ही इतनी स्पेस भी मिल गई कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि 1970s और 80s में अमेरिका की पोजीशन जो है वो पाकिस्तान के प्रोग्राम की तरफ और पाकिस्तान की डिफेंस पॉस्चर की तरफ vis-a-vis इंडिया इतनी ज़्यादा सख्त नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान इतनी मल्टी डिमेंशनल किस्म का एक स्ट्रेटिजिक जो है रिलेशनशिप जो है उसने डेवलप नहीं किया था। बहरहाल पाकिस्तान बिकेम एन अनडिक्लेयर्ड covert nuclear power like Israel by 1984-85 और 1986-87 में 87 था गालिबन जब कुलदीप नैयर साहब को इस्लामाबाद इनवाइट किया गया, और आज के सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो उस वक़्त एक अखबार दी मुस्लिम के एडिटर थे, उनको परमिशन दी गई। उन्होंने ये बड़ा टेस्ट था, ये उस वक़्त हुआ जब और उन्होंने परमिशन में कुलदीप नैयर साहब की अब्दुल कदीर खान AQ खान मरहूम जो हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की एवोल्यूशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और भी लोगों का रोल है लेकिन उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब वो यूरेनको को यूरोप से हॉलैंड से छोड़ के उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में इनवाइट किया, वो थे तो मेटलर्जिकल इंजीनियर, खुद वो फिजिक्स नहीं थे, लेकिन उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल खेल रहे थे। वो फ्रांस के साथ रीप्रोसेसिंग प्लांट का उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, जिस पे अपेरेंटली ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का जो वेपन प्रोग्राम होगा वो प्लूटोनियम रूट अख्तियार करेगा, लेकिन दर हकीकत वो उनको पता था कि फ्रांस अमेरिका के प्रेशर में केव इन करेगा, उनको पूरी प्रोसेसिंग प्लांट रिजेक्ट हो जाएगा, जो हुआ। बाय 1977-78 पाकिस्तान को कभी भी फ्रांस ने रीप्रोसेसिंग प्लांट नहीं दिया, हालांकि पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ था, इनिशियल पेमेंट्स भी की हुई थी। तो पाकिस्तान ने कोवर्टली यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता जो है वो इख्तियार किया, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उनका यूरेनियम एनरिचमेंट पे अंडरस्टैंडिंग थी, एक्सपीरियंस था बीइंग अ मेटलर्जिकल इंजीनियर। तो बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के 1987 में एक ऐसे वक्त में इंटरव्यू करवाया गया, उनको इस्लामाबाद बुला के मुशाहिद हुसैन साहब उनको ले गए अब्दुल कदीर खान साहब से मिलवाने के लिए, और वो फिर वो इंटरव्यू छपा भी एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको ब्रास टैक्स के नाम से याद किया जाता है, वो उन्होंने जो है वो शुरू कर रखी थी। और उसका वजह ये थी कि उनका ये ख्याल था या उनको शक था कि पाकिस्तान जो है वो सिख इंसर्जेंसी की मदद कर रहा है, जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान ने उस इंटरव्यू के ज़रिए अब्दुल कदीर खान ने हिंदुस्तान को, दुनिया को ये बताया कि देखिए हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम एक जोहरी ताकत बन चुके हैं, हम एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, जिस तरह से इजराइल है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी है। तो उस वक्त पे और फिर ये भी कहा जाता है कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, उनको उनके साथ बैठाया गया, तो उन्होंने राजीव गांधी के कान में ये कहा कि देखिए आपके पास होगी कन्वेंशनल मिलिट्री एज, लेकिन मेरे पास तो न्यूक्लियर बम ही है, अगर मेरे साथ आप बहुत सिचुएशन मेरी ख़राब करेंगे तो मैं तो वही बम ही चला सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो बम ही है, मेरी ऑप्शन तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही है। तो द पॉइंट इज दिस कि पाकिस्तान वाज इन फैक्ट अ कोवर्ट अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बिटवीन 1985 और 1987, 86 तक डेफिनेटली बन चुका हुआ था। और जब नवाज शरीफ साहब ने उसको ओवर्ट न्यूक्लियर पावर बनाने का फैसला किया, वो दर हकीकत महज एक पॉलिटिकल जेस्चर था, और पाकिस्तान को मौका मिला चूँकि हिंदुस्तान ने अपने आप को उस वक्त ओवर्ट सेकेंड उन्होंने एक्सप्लोजन्स किए, सीरीज एक्सप्लोजन्स किए 5, पाकिस्तान ने जवाबन 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हैं उस स्टेज पे किए। ये हिस्ट्री में आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पॉस्चर है वो एक पिस्टल नहीं है, एक वेपन सिस्टम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पॉस्चर है। और ठीक है, ये पाकिस्तान के केस में इंडिया स्पेसिफिक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव होते हैं तो पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर पॉस्चर को किसी न किसी तरह से रीडिफाइन भी करना होगा। जिस तरह से वेस्टर्न अलायंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स अगर न्यूक्लियर पावर है तो उसके साथ जो है यूनाइटेड किंगडम भी एक न्यूक्लियर पॉस्चर रखता है और फ्रांस भी एक न्यूक्लियर पॉस्चर रखता है। दूसरी साइड पे हमने ये भी देखा कि जब सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन हुई इन दिसंबर 1991, फॉर्मल डिसोल्यूशन उसकी हो गई, जब बोरिस येल्सिन जो है वो प्रेसिडेंट बने और गोर्बाचोव ने इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के दरमियान एक एग्रीमेंट के तहत उस वक्त 4 स्टेट्स ऐसी थीं सोवियत यूनियन की 15 स्टेट्स में से जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। उसमें एक रशिया थी जो सबसे बड़ी स्पेस थी, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक छोटी सी स्टेट बेलारूस थी, एक काज़ाख्स्तान था वन ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और एक यूक्रेन था। ये जो तीनों स्टेट्स थी काज़ाख्स्तान, बेलारूस एंड यूक्रेन,
انہیں اس وقت ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے ذریعے پرسویٹ کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ گیو اپ کر دیں. انہوں نے اپنے نیوکلیر پاس کچھ نے فوری طور پہ کر دیے، جیسے بیلاروس اور قازقستان نے. یوکرین میں تھوڑی سی دیر لگائی، لیکن کہیں کہا گیا کہ آپ کو اکنامک ایڈ دیں گے، کہیں کہا گیا جیسے یوکرین کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک سیکیورٹی امبریلا دیتے ہیں، آپ کو گارنٹیز نہیں بکایا. مینس ایگریمنٹ، بوڈاپسٹ میمورینڈم میں یوکرین کو، اور آپ نے دیکھا کہ نن آف دیٹ ایور میٹرڈ. تو بہرحال ان تینوں جو چار اسٹیٹس تھیں نیوکلیر ان سائڈ سوویت یونین، ان میں سے 3 سکسیسر اسٹیٹس ان کو ختم کر دیا گیا. صرف رشیا جو ہے وہ ایک سکسیسر اسٹیٹ بنا. ایشو کیا ہے؟ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پولیٹیکل پوسچر. تو پہلی بات جو ہے وہ بہت سمجھنی بہت ضروری ہے کہ گوئنگ فارورڈ جس قسم کی ریجنل اور انٹرنیشنل چینجز آ رہی ہیں، پاکستان کو، اور پاکستان کے پاس ایک بڑا کیپیبل انسٹیٹیوشن ہے جسے خود چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہی ہیڈ کرتے ہیں، وہ ہے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن SPD. یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ جو ریگولیٹری انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کوئی پاکستان کے بم اور ویپن کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ یہ پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کی جو لیگل اور انٹرنیشنل ریلیشن کی جو انگیجمنٹ ہے. بیکاز جو 7 ڈکلیئرڈ جو 7 نیوکلیر کنٹریز ہیں جس میں پاکستان ایک ہے، پاکستان واحد کنٹری ہے جو مسلم ورلڈ کا جو نیوکلیر ہے، تو اس کی ایک کنٹینیوس 12 مہینے دنیا کی جو امپورٹنٹ تھنک ٹینکس ہیں جو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں پالیسی پروٹوکول پہ بات چیت کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن SPD میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ انگیج رہتا ہے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے، سیکیورٹی پروٹوکولس کے بارے میں ایشورنسز دینے کے لیے، چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے. گوئنگ فارورڈ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں کوئی تبدیلی آتی ہے جیسا کہ امریکہ کی خواہش ہے، تو پاکستان کو اپنے نیوکلیر پوسچر کی پولیٹیکل اورینٹیشن کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا اس پوسچر کو مینٹین کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا کویسچن آ جاتا ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان میں تعلقات بڑے امپروو کر جاتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے اندر، جیسا کہ امریکہ کی اور ہندوستان کی خواہش ہے کہ ہندوستان پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹمنٹس کرے، پنجاب کے اندر انویسٹمنٹس کرے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ ٹریڈ ہو. پھر یہ آرگومنٹ جو پہلے ہی امریکنز نے رکھا ہوا ہے، میں 2007-8 سے اس کو سن رہا ہوں کم از کم، وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں اگر تعلقات جو ہیں وہ بہت امپروو کر جاتے ہیں تو پاکستان کو نیوکلیر پوسچر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیر پوسچر میں یونیک چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سارا کا سارا نیوکلیر پوسچر جو ہے یہ انڈیا اسپیسیفک ہے، چونکہ انڈیا نیوکلیر ہے اس لیے ہمیں تھریٹ ہے، ہمارے درمیان جھگڑا ہے. تو وہاں پہ یہ چیز جو ابھی بالکل سبمرجڈ ہے، ویزیبل نہیں ہے، یہ زیادہ اہمیت اختیار کر سکتی ہے. اب میں اپنا آخری پوائنٹ دینا چاہتا ہوں جس کی خاطر میں نے یہ ساری تمہید جو ہے میں نے جس آرگومنٹ کی بلڈ اپ کی. پاکستان کا نیوکلیر پوسچر کوئی پسٹل نہیں ہے، یہ کوئی ویپن سسٹم نہیں ہے، یہ محض کوئی ہتھیار نہیں ہے. اس کی بہت پولیٹیکل امپورٹنس بھی ہے. پہلے تو پاکستان واحد نیوکلیر کنٹری ہے مسلم ورلڈ میں، اور اس کی بہت بڑی انٹرنیشنل پریسٹیج ہے پوری دنیا میں، جس کو ہم ٹھیک اس لیے نہیں استعمال کر سکے کہ ہمارے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہماری ہیومن ریسورس اتنی ڈیولپ نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ اور لیوریج اتنا سکسیزفل نہیں ہے. لیکن پاکستان بینگ اے نیوکلیر پاور، اس کی بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل پریسٹیج ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی خاص قسم کی اہمیت ہے جسے ہم کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. گوئنگ فارورڈ اس کی ایک اور بھی امپورٹنس ہے. پاکستان کی جو جغرافیکل اور جو نیشنل فزیکل انٹیگریشن ہے، اس میں بھی پاکستان کی جو ایکسٹرنل پریسٹیج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایکسٹرنل پریسٹیج اور مسٹیک جو ہے یہ پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے، اکٹھا رکھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک نیوکلیر کنٹری ہیں، ہم ایک جوہری طاقت ہیں، ہم مسلم دنیا کی سب سے کیپیبل بڑی فوجی طاقت ہے، عسکری طاقت ہے، ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. ان سب چیزوں کی بہت زیادہ کلیکٹیو ایک سائیکی ہے، اس کی ایک سائیکالوجی ہے. اس میں ایک آپ کو ایگزامپل اور دیتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں کہ 18ویں صدی میں گریٹ برٹن جو ہے وہ معرض وجود میں آیا جب 1707 میں انگلینڈ میں اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان اور ویلز میں ایک فارمل ایگریمنٹ ہوا جو اسکاٹ لینڈ بھی حصہ بن گیا گریٹ برٹن کا. اس وقت 3 کمپوننٹ اسٹیٹس ہیں گریٹ برٹن کی. ایک انگلینڈ ہے جو ساؤتھ میں سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، درمیان میں مڈل میں ویلز ہے، اور اوپر اس کے اسکاٹ لینڈ ہے. انگلینڈ بذات خود 2-3 اسٹیٹس میں سے مرج کر کے بنا، آج کسی کو یاد نہیں ہے. اس میں مرسیا ہے، مڈ لینڈز ہیں. 9th اور 10th سینچری میں انگلینڈ کی ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ فارمیشن ہوئی. لیکن انگلینڈ اسکاٹ لینڈ اور ویلز کے درمیان جو یونینز ہیں یا جو اس کا کمبینیشن ہے، یہ 10ویں صدی سے لے کے 17ویں اور 18ویں صدی تک بڑا ٹربلنگ رہا ہے. یہ کوئی سرٹن چیز نہیں تھی کہ ایک کنٹری بن جائے گا. یہ 3 ڈفرینٹ قسم کی اسٹیٹس تھیں. ان کی ریلیشن شپ اس وقت بہت امپروو ہونے لگ گئے جب گریٹ برٹن اپنی ایکسٹرنل ٹریڈ پوسچر سے اور کالونیز کی مدد سے اس نے ایک برٹش امپائر کی داغ بیل رکھی، اور برٹش امپائر کی مسٹیک اور اس کی پریسٹیج جیسے جیسے بڑھی ویسے ویسے برٹن کے انٹرنل پولیٹیکل ڈیفرنسز جو ہیں وہ ڈسپیئر ہوتے چلے گئے. اور اسکاٹش اور ویلز جو ہیں
वो इंग्लैंड की साइकोलॉजी के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन की साइकोलॉजी में मर्ज हो गए, वो उसका हिस्सा बन गए। और जब 1945 के बाद ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हुई आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जो फिशर्स हैं, वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोमिनेंट होती चली जा रही हैं। सो मच हो कि लोग ये खतरा महसूस करते हैं कि शायद कहीं गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड से अलग ना हो जाए। इसी किस्म की थोड़ी सी एक सेपरेटिस्ट फीलिंग्स और टेंडेंसीज जो हैं वेल्स के अंदर भी जो है वो पाई जाती हैं। तो बहरहाल ये एक बेसिक मैं कुछ कमेंट्स इस हवाले से ऑफर करना चाहता था। जॉइन मी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ आपकी मदद से। थैंक यू सो मच।